सेक्शन ई निकाला जाए। पार्ट वन सेक्शन डी देखा जाए पहले, है ना। बोलो बेटा, डी में कोई डाउट? पार्ट वन में सेक्शन डी में कोई डाउट है किसी का? नहीं है। पार्ट टू सेक्शन डी, D4, पार्ट टू D4 और D7। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर D4 में कहता है द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म ऑफ ए फिक्स एंगल 90 डिग्री फॉर विच लाइट में बी ट्रांस। कहता है ये मान लो प्रिज्म, इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल हो गया बेटा 90। मैक्सिमम फॉर विच लाइट में बी ट्रांसमिटेड, है ना। तो बताओ, अगर मैं कहूं बेटा कि लाइट नॉट ट्रांसमिटेड है ना, तो क्या होगा बताओ? ए ग्रेटर देन 2C, है ना बेटा। और अब कहूं मैं लाइट में बी ट्रांसमिटेड, इसका उल्टा हो गया ना बेटा, है ना। ठीक है बेटा, तो नाइन्टी D5 हो गया, D6 हो गया। डाउट है? देखो बच्चा, D6 में क्वेश्चन नंबर D6 कहता है कि टू बीम्स आर मेड टू पास सेपरेटली थ्रू ए प्रिज्म, द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन। अगर मिनिमम होगा तो याद दिलाओ क्या था इसका कंडीशन? बोलो बोलो, I इक्वल टू E एंड R इक्वल टू R डैश इक्वल टू, R की वैल्यू है ना, चाहे कोई भी कलर हो। क्या बेटा? आने दो नहीं होगा मिनिमम वाला, जो मिनिमम होगा उसके लिए बोल रहा है ना बेटा, ये जो मिनिमम होगा उसके लिए करना होगा। अगर चाहते हो रेड कलर का मिनिमा तो रेड के लिए कंडीशन, ब्लू के लिए मिनिमा तो ब्लू के लिए कंडीशन, है ना। जिसके लिए मिनिमा उसके लिए कंडीशन, समझे? D7 देखो, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका ये होना है बेटा
दोनों के लिए एंगल 30 हो जाएगा ना बेटा। D7 देखो, एंगल ए देखो तो, जिसका प्रिज्म एंगल, चलो आवाज आ रही है, ठीक है। डिस्कशन में क्या था? डीपीपी वगैरह नहीं थी क्या? एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन ई, क्या एक डीपीपी भी दी होगी? नहीं दी थी? अच्छा चलो, तो सेक्शन ई में आ जाओ फिर। E1, E2, E3, E4, E5, E6 हो गए सबके। E7, अच्छा जो घर बैठे हैं उनके हो गए सब। E1 से E7 तक। ठीक है, चलो पार्ट सेकेंड में आ जाओ। E1, E2, E3, E3 में E3 किसको पूछना है? क्या क्या है इसमें? पुट कर दिया बस, तो फिर क्या रहा? तो उसमें तकलीफ क्या आ गया भाई? उसमें मेरे हिसाब से तो तकलीफ वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अब पुराना कुछ पड़ा हुआ याद नहीं होगा। फोग एक्स जो डिफाइन करेंगे वो क्या आ जाएगा? -1। अगर तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लेस देन 0, 0 अगर 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बराबर 0, और 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन 0। ये लिख लिया था। ये नहीं लिखा था, फिर क्या लिखा था? अच्छा मतलब तुझे ये पता नहीं लगा ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स से, यूं फिर कैसे सवाल होगा बता? इसीलिए नहीं हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को कितना लिखते हैं? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, और सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। ये तो आसान है। अब जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा? -1 से छोटा हो सकता है? नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स -1 हो सकता है? नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन -1? यस, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो बस फोग एक्स 1 आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आंसर। चलो इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में। इसमें मेरे ख्याल से 3 सवाल दिए थे मैंने, 16, 17 और 18। 15, 16, 17। चलो इसमें बताओ 15, 16, 17 हो गए तीनों। जो घर बैठे उनके हो गए तीनों, 15, 16, 17। चलो ठीक है, क्लास नोट्स निकालते हैं फिर। क्लास नोट्स में 2 सवाल दिए थे, हो गए वो। चलो पहले तो वो एक था जिसमें 2020 वाला था, उसका क्या हुआ? f ऑफ f आ गया उसमें। एक मिनट मुझे भी निकालने दो, कहाँ गए?
एफ जो था वह डिफाइन किया गया था 1,3, 2,4, 3,2 और 4,1। इसके बाद मुझे निकालना था एफ ऑफ एक्स और एक निकालना था एफ ऑफ एफ 2020 वाला, है ना। तो देखो एफ ऑफ एफ ये एफ की डेफिनेशन है। तो एफ ऑफ एफ हमें देखना है, मतलब एफ में दोबारा एफ देखना है। एफ में दोबारा एफ देखने का मतलब 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, तो यानी कि 1,2। फिर मुझे देखना है 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 2,1। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ 1 3 है, एफ ऑफ 2 4 है, बीच में लिखना पड़ेगा और क्या, एफ ऑफ 3 2 है और एफ ऑफ 4 1 है। करेक्ट है, यही तो इसका मतलब है। अब मान लो इसमें मुझे 1,2 का मतलब क्या है कि मुझे एफ ऑफ 1 निकालना है। अब एफ ऑफ 1 मतलब एफ के अंदर कौन जाएगा, F1। F1 की वैल्यू कितनी है 3 और F3 की वैल्यू कितनी है 2। तो एफ ऑफ 1 क्या बना 2, तो एलिमेंट क्या बना 1,2। लेकिन हम बड़े हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं ये भी नहीं, सीधे इससे ही समझ रहे हैं। तो 1 एलिमेंट लिया, तो 1 पे एफ ऑफ एफ देखना है, तो 1 पे 1 की इमेज 3 और 3 की 2, तो क्या बना 1,2। फिर 2 पे इमेज देखनी है, एफ ऑफ 2 देखना है, तो 2 पे 4, 4 पे 1, 2, 3 पे 2, 2 पे 4, 3,4 और 4,3। क्लियर है सबको? अभी क्लियर है। अब अगर आपको एफ देखना है 4 बार वाला, तो सिर्फ 2 बार के लिए इसी में 2 बार देख लिया। तो अगर 4 बार वाला लिखना है तो इसमें 2 बार देख लूं, ये एफ ही तो है, तो इसी में 2 बार देखता हूं मैं। देखो तो 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो 1,1। फिर 2 के लिए देखना है, 2 की इमेज 1, फिर 1 की इमेज 2, 2,2। अब ये जो बना ये सेल्फ इनवर्स फंक्शन बन गया, मतलब 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। तो जितने भी 4 के मल्टीपल बनेंगे उन सब पे यही फंक्शन आएगा। ये आइडेंटिकल फंक्शन बन गया ना, y बराबर x। 1 की इमेज 1 ही आ रही है, 2 की इमेज 2 भी आ रही है, 3 की। तो ये एक आइडेंटिकल फंक्शन बन गया। तो अब इसकी इमेज हर 4 के मल्टीपल पे क्या आने वाली है, सेम। तो अगर तुम 2020 देखोगे तो यही आएगा, क्योंकि 2020 किसका मल्टीपल है 4 का। 2020 किसका मल्टीपल है 4 का। तो हर 4 के मल्टीपल पे यही आने वाली है। अब जैसे मान लो, लेकिन अगर तुम्हें 2022 देखना होता तो ये आता, क्योंकि 4 के मल्टीपल पे तो ये आएगा, छठे नंबर पर वापस ये आएगा। ये इसका आंसर है। क्लियर है अभी सबको? जो घर बैठे उनको क्लियर है ये? अब डेफिनेशन बेस्ड सवाल था, मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर डेफिनेशन के मतलब को समझा जाए तो फिर ये आसान सवाल था। यस और नो में बोलो, क्लियर है ये? ठीक है।
ये एनसीईआरटी का सवाल है ये। ये एनसीईआरटी का सवाल है। हम्म। ये किसका सवाल है? एनसीईआरटी का। एफ ऑफ एफ पूछा हुआ है, हालांकि एनसीईआरटी वाले ने तो एफ ऑफ एफ पूछा हुआ है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये सीधा सा कॉन्सेप्ट किसका है? एनसीईआरटी का। ऐसे जानकारी के लिए बता रहा हूं तुम्हें कि किसका सवाल है ये, एनसीईआरटी का सवाल। सेकंड वाले का आंसर बताओ कितना है? करेक्ट है। सेकंड वाले का आंसर कितना आ रहा है? 105। सेकंड वाले में ये था कि फंक्शन डिफाइन किया था अपन ने। तो जैसे मान लो मुझे एफ ऑफ के चाहिए, एफ ऑफ एन ही लिख लेते हैं चलो। तो ये क्या था? n+3 था अगर n क्या था? ऑड। और ये n/2 था अगर n क्या था? इवन। अगर n क्या था? इवन। अच्छा, मुझे एफ ऑफ के उसको डिफाइन करना था, और के के बारे में क्या दिया था? ऑड। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना था एफ ऑफ के। चलो पहले एफ ऑफ के लिख लेते हैं हम। ये ऑड है ना? के ऑड है, के ऑड है। तो एफ ऑफ के ऑड के लिए कौन सी डेफिनेशन है? k+3। ऑड के लिए कौन सी डेफिनेशन है? k+3। अब मुझे चाहिए एफ ऑफ के, है ना? एफ ऑफ k+3। अब ये k+3 क्या है? इवन है ना? ये क्या लिखा हुआ है? इवन। तो अगर ये इवन है तो इवन के लिए कौन सी डेफिनेशन है? n/2। तो ये हो जाएगा k+3/2। ये कितना हो जाएगा? k+3/2। अब फिर मुझे चाहिए एफ ऑफ एफ के, है ना? तो एफ के मतलब कितना है? k प्लस एफ ऑफ एफ के, यानी कि ये हो गया एफ ऑफ k+3/2। लेकिन आप एफ ऑफ k+3/2 क्या है ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि इवन है, 2 से डिवाइड करने के बाद इवन आएगा ऑड आएगा, मुझे नहीं पता है। तो अब यहां पे इसके कितने केस बन जाएंगे? 2। अगर मैं k+3/2 को ऑड समझ लेता हूं, कितना समझ लेता हूं? ऑड। तो ऑड समझ लिया तो ये बन जाएगा k+3/2 +3। और अगर मैंने इस k+3/2 को इवन समझ लिया तो ये कितना बन जाएगा? k+3/2/2। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 27। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 27। इसको 27 करता हूं तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? 45। ठीक है, और इसको करता हूं तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? 105। लेकिन अब देखो केस के अंदर कितना लेते हैं? इंटरसेक्शन। अगर k 45 लोगे तो क्या ये ऑड आ रहा है? नहीं, ये तो क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो कौन सी? क्योंकि अगर 105 डालोगे तो ये इवन आ रहा है। यस, तो ये हमें लेना पड़ेगा।
हो गए, हटा दूं। चलो, इसके बाद ये था हमारे पास कंपोजिट, और कंपोजिट में मेनली डिफाइन करना ही हमें सीखना है। इसके बाद पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन। इसके बाद पढ़ते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन तो वैसे उसके नाम में क्लियरिटी है ही सही, जैसे अपने स्कूल में पीरियड वगैरह नहीं होते हैं, फिक्स इंटरवल में रिपीटेशन वाली जो बात होती है पीरियड। अब हमें कुछ फंक्शंस के क्या निकालने हैं, पीरियड निकालने हैं, और एक मेथड सीखना है कि कैसे हम फंक्शन का पीरियड बता सकते हैं। फंक्शन के पीरियड से मतलब वही है कि कोई फंक्शन कितने इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है ना। अब फंक्शन का पीरियड आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं, है ना। फंक्शन का पीरियड आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके होते हैं, दो। एक फंक्शन से हम समझते हैं, जैसे मैं फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल्स टू sin x। दो तरीके हमारे पास फंक्शन के पीरियड को जस्टिफाई करने के लिए होते हैं। एक तो होता है ग्राफ, कि अगर जैसे मैं sin x का ग्राफ बना लूं, अगर मैं sin x का ग्राफ बना लूं, -π, 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, तो मैं ये देखूंगा कि sin x के ग्राफ की खासियत क्या है कि आप कोई सा भी 2π इंटरवल ले लो, आप कोई सा भी 2π इंटरवल ले लो, जैसे आपने इंटरवल ले लिया 0 से 2π, तो जो वैल्यू 0 से 2π में होगी सेम वही वैल्यू 2π से 4π में होगी। देखो जो ग्राफ 0 से 2π में बन रहा है वही ग्राफ 2π से 4π में भी बन रहा है। वो 2π इंटरवल आप कोई सा भी उठाओ, वो 2π इंटरवल आप कोई सा भी उठाओ। कोई कहे कि जैसे मैं तो π/2 से 5π/2 का उठाता हूं, ये 2π इंटरवल मैंने कौन सा हटाया, π/2 से 5π/2। तो जो सेम ग्राफ π/2 से 5π/2 में बनेगा, अगले 2π इंटरवल में भी सेम वही ग्राफ बनेगा, अगले 2π इंटरवल में भी सेम वही ग्राफ बनेगा। अब वो 2π इंटरवल आपकी इच्छा है, आप कहां से उठाओ, आप ये वाला 2π उठाओ या अगला 2π उठाओ, कोई से भी उठाओ, लेकिन आप देख रहे हो कि कहीं पे भी आप 2π सेट कर लो तो नेक्स्ट 2π में ग्राफ क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। मतलब 2π इंटरवल के बाद वो अपनी वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका ये जो फंक्शन है इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड कितना होगा, 2π। आप समझे कि अगर 2π इस फंक्शन का पीरियड है, 2π इस फंक्शन का पीरियड है, तो 4π भी होगा, क्योंकि मैं जो वैल्यू 0 से 4π में आएगी वही वैल्यू 4π से 8π में आएगी। तो अगर 2π पीरियड है तो इसके इंटीजर मल्टीपल, ये सब इसके क्या माने जाते हैं, पीरियड, ये सब इसके क्या माने जाते हैं, पीरियड। और इनमें जो सबसे छोटा होता है उसे एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा, 2π। फंडामेंटल पीरियड इसका क्या होगा, 2π। एक फंक्शन के कई सारे पीरियड हो सकते हैं, उनमें जो सबसे छोटा पीरियड होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड। एक तरीका तो ये ऑब्जर्व करने का है ना। दूसरा एक तरीका जो ऑब्जर्व करने का आता है वो आता है कि अगर f ऑफ x प्लस टी fx के बराबर आ रहा है, f ऑफ x प्लस टी किसके बराबर आ रहा है, fx के, है ना, टी पॉजिटिव, है ना, टी पॉजिटिव की बात करें क्योंकि हम पीरियड इंटरवल की बात कर रहे हैं और इंटरवल की लेंथ नेगेटिव तो होगी नहीं। तो आप पीरियड की बात कर रहे हैं तो टी क्या हो जाता है, टी को हम पीरियड मान लेते हैं, टी को हम क्या मान लेते हैं, फंक्शन का पीरियड मान लेते हैं। तो जैसे अपन साइन एक्स के लिए नहीं जानते कि साइन 2π प्लस एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स होता है, ये साइन में एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन 2π प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। 2π प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो इसलिए हम ये भी मान सकते हैं कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है या वन ऑफ द पीरियड है वो कितना होगा, 2π। दो तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, या तो आप ग्राफ से जस्टिफाई करें या किसी फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी बन रही है f ऑफ x प्लस टी कितना आ रहा है, f ऑफ x, तो फिर हम ये कह सकते हैं
कि t ग्रेटर देन 0 उसका क्या है, पीरियड है ना। तो ये कुछ फंक्शन है, तो जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसके लिए फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2 पाई। फंडामेंटल पीरियड कितना होता है, 2 पाई। लिखो, दो तरीके हैं जिनसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पीरियड का मतलब है सेम इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन, है ना। वापस सेम इंटरवल में वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। सर माइक को थोड़ा दूर लगा सकते हैं क्या, आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज ठीक नहीं आ रही है क्या? बाकी लोगों को आवाज सही नहीं आ रही क्या मेरी? अमन लिख रहा है सही है सर, आदित्य लिख रहा है ऑल राइट, एकदम क्लियर, तो ठीक है, सही है मेरे ख्याल से आवाज तो, है ना, सही है। या तो तुम्हारी खुद की कोई प्रॉब्लम होगी बेटा नेट वेट की, इस वजह से दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज ठीक आ रही है। बच्चे लिख रहा है सर हवा की आवाज आती है। नहीं, हवा की आवाज नहीं आती होगी बेटा, वो तो मेरी सांसों की आवाज आती है, उससे तुम्हें पता लगता है कि मैं जिंदा हूं अभी, है ना। हवा की आवाज तो नहीं आती होगी। अब इंसान है, सांस लेते हैं तो उसकी आवाज जरूर आ सकती है ना। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मुझे लेता हुआ रहना पड़ेगा, है ना। बाकी कोई समस्या होती तो मैं समाधान कर सकता था, पर अब ये क्या है, सांस लेना तो थोड़ा मजबूरी है, तो वो लेनी पड़ेगी बेटा, है ना, उसका मैं थोड़ा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, वन ऑफ दी कोई भी हो सकता है, एक 4 पाई भी तो हो सकता है, वो तो आप लिखो, वो तो पीरियड पहचानना है, वो तो सबसे छोटा हो जाएगा जो फंडामेंटल, आप लिखने को ये भी लिख सकते थे ना, कोई मना थोड़ी ना करता। 4 पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स, तो टी बराबर 4 पाई भी है। तो एक फंक्शन के कई सारे पीरियड हो सकते हैं, उसमें जो सबसे छोटा दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। पीरियड में जो सबसे छोटा होगा वो फंडामेंटल पीरियड होता है। पीरियड में जो सबसे छोटा होता है वो फंडामेंटल पीरियड होता है। साइन 4 पाई प्लस थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है, तो पीरियड तो 4 पाई भी हो सकता है इस नियम के हिसाब से, तो 3 पाई 4 पाई कोई भी पीरियड हो सकता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 2 पाई। ठीक, अब मैं कुछ और स्टैंडर्ड फंक्शन लिखता जाऊंगा और तुम्हें बताना है कि इसके लिए क्या पीरियड हो सकता है, क्या फंडामेंटल पीरियड हो सकता है। बेसिक फंक्शन ही लिखूंगा, तरीके तुम्हारे पास दोनों हैं, तुम ग्राफ से ऑब्जर्व करके मुझे बताओ, या फिर तुम इस तरह की प्रॉपर्टी से मुझे ऑब्जर्व करके बताओ, है ना। तो ये पहला हमने लिखा था साइन एक्स कॉस एक्स, करेक्ट। दोबारा मैं लिखता हूं टेन एक्स और कॉट एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स। क्या हो गया, अभी तक लिखा ही नहीं क्या? मान ले तुम्हारी बातें खत्म हो तो लिखो। बैठ जाता हूँ थोड़ी सी देर। अरे खबर पूछा दी थी क्या उसके? ठीक है, खबर की पूछ रहा हूँ, पूछा ही नहीं पूछा। फिर क्या कह रहा था, खबर पूछो जो फिर। अच्छा, यूं था। 10x cot x पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये सब इसके पीरियड होंगे। फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो कितना आएगा, पाई, है ना। अगर पीरियड की बात करेंगे तो पाई 2 पाई 3 पाई ये सब इसके पीरियड हैं। फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे पाई होगा, करेक्ट है। सबको क्लियर है? जिससे भी देखना चाहो, ग्राफ बना के देखना चाहो, आपकी इच्छा,
आप उससे देखना चाहो, साइन पाई प्लस थीटा भी कितना होता है, टेन पाई प्लस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। पाई प्लस थीटा भी कितना होता है, टेन थीटा। तो कितना हो जाएगा, पाई। तो जिससे भी तुमने ऑब्जर्व किया, चाहो तो ग्राफ से करो, चाहो तो उस प्रॉपर्टी से करो, तुम्हारी इच्छा। चलो इसके बाद आते हैं y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये नॉन पीरियोडिक है, रिपीट ही नहीं करेगा ना। जिससे भी तुम देखो भाई, तुम ग्राफ से देखोगे तो अपने को पता है कि इसका ग्राफ तो ऐसा होता है, तो ये तो रिपीट कहाँ कर रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, रिपीट थोड़ी ना करेगा, ये तो बढ़ता जा रहा है ना। वैल्यू को कहा भाई, हम ऐसे तो कह ही नहीं सकते जो यहाँ पे वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं होता, अलग अलग है, तो नहीं है, पीरियोडिक ही नहीं है। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x। ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड, अगर आप पीरियड की बात करेंगे तो 1 2 3 ये सब इसके पीरियड हैं, और अगर आप फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे 1। जिससे भी देखना चाहें, अगर हम ग्राफ से देखना चाहें तो देखो ग्राफ बिल्कुल रिपीट हो रहा है, यस। जो 0 से 1 में वही 1 से 2 में, 0 1 2 वही -1 से 0 में, ग्राफ रिपीटेड है, ग्राफ से क्लियर है, यस। ग्राफ से क्लियर ना करना चाहो तो उससे भी क्लियर है, किससे, कि आप इससे देखो कि भाई x+1 फ्रैक्शनल पार्ट खा जाएगा, 2 आएगा उसको भी क्या करेगा, खा जाएगा, है ना, सबको ही तो खाता है। f ऑफ x प्लस टी क्या होता है, f ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसे थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना खा सकता है, ये तो बाहर निकाल देता है, ये नॉन पीरियोडिक है। चलो ये लो y इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू k कांस्टेंट। ये बताना है कि पीरियोडिक है कि नहीं है, क्या 0? 0 तो होता ही नहीं, पीरियड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, लिखा हमने t ग्रेटर देन 0। 0 तो होता ही नहीं ना, पीरियड एक पॉजिटिव क्वांटिटी, हम लिख चुके t ग्रेटर देन 0। अब तुम्हें बताना है क्या है। नहीं नहीं, देखो y बराबर k, ये लाइन है y बराबर k, तो अगर मैं कहूं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, यस, क्योंकि आप कोई सा भी इंटरवल उठा लो ना, मैं कह रहा हूं कि ये 1 इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, यस। जो 0 से 1 में, 1 से 2 में, 2 से 3 में बिल्कुल कर रहा है। मैं कहूं हाफ इंटरवल में अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है, यस, हाफ में भी कर रहा है। जो 0 से हाफ में, हाफ से 4 में, हाफ से 1 में, 1 से 3/2 में बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं कहूं कि नहीं 1/4 इसका पीरियड है, हाँ, क्योंकि जो 0 से 1/4 में, वही 1/4 से 1/2 में, और वही 1/2 से 3/4 में। मैं कहूं कि 1/8 इसका पीरियड है, हाँ, तो ये पीरियोडिक है, यस। इसका पीरियड कितना होगा, r+, कोई भी रियल नंबर इसका पीरियड होगा, यस। लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड, फंडामेंटल पीरियड हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जस्टिफाई नहीं कर सकते वो पॉजिटिव नंबर छोटे से छोटा कौन सा होगा। क्योंकि मैंने कहा ना, कोई कहे 1/4 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, हाँ। कोई कहे कि नहीं 1/8 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, हाँ। कोई कहे नहीं 0.1 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, हाँ। 0.01 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रहा है, हाँ।
पीरियोडिक है हाँ, लेकिन फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो छोटी से छोटी क्वांटिटी हम नहीं बता सकते। और वैसे भी ऐसा समझे कि R प्लस पे कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन, तो वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जीरो तो हो नहीं सकता, अब जीरो से बड़ा कितना वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो पीरियोडिक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इसका पीरियड हो सकता है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। चलिए ये कौन सा है 5। एक और फंक्शन पे बात करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/x, और एक में ले रहा हूं y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। x इंटू 1/x और y इक्वल्स टू इस पे विचार करें और बताएं। हाँ बोलो। R कहाँ लिखा बेटा, मैंने R तो लिखा ही नहीं, तो R प्लस बोलो ना। R नहीं, R प्लस इसका पीरियड है ना, कहां मैंने कहा नहीं होगा, लिखा तो है R प्लस, पीरियड इक्वल्स टू R प्लस। R क्यों नहीं होगा, R में तो नेगेटिव भी आता है ना। बोले ना क्या कह रहा है, नेगेटिव नहीं होता ना, पीरियड एक फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू अपनी रिपीट करेगा, तो फिक्स इंटरवल तो पॉजिटिव होगा ना। जैसे स्कूल में पीरियड नहीं लगते क्या, पहले फिजिक्स का फिर केमिस्ट्री का, तो वो 45 मिनट का पीरियड होता था, तो 45 मिनट पॉजिटिव होते थे ना, -45 मिनट थोड़ी ना होते थे। एक रिपीट करेगा तो कुछ कुछ पॉजिटिव इंटरवल के बाद ही तो रिपीट करेगा, नेगेटिव कहां से रिपीट कराएंगे बताओ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि और कुछ पूछ रहा है। सेकेंड वाला पीरियोडिक है, तो फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? क्या है, दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है, डोमेन अलग अलग है। ये भी y इक्वल्स टू 1 है, और लेकिन यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ये भी y इक्वल्स टू 1 है, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई है। ये y इक्वल्स टू 1 है, ये भी y इक्वल्स टू 1 है, एक में x नॉट इक्वल्स टू 0 है, एक में x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई है। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझो। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ भी कहीं ना कहीं y बराबर 1 वाली लाइन होगी, लेकिन एग्जैक्ट 0 पे क्या बनाना पड़ेगा, नॉट डिफाइन। और इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा तो इसका ग्राफ भी y बराबर 1 वाली लाइन तो बनेगी, लेकिन 0, पाई, 2 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, इस पे इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट डिफाइन करना पड़ेगा। इस पे इसको क्या करना पड़ेगा, नॉट डिफाइन करना। अब ये जो है ये नॉन पीरियोडिक है, और ये जो है ये पीरियोडिक है, और इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। देखो रिपीटेशन मतलब हर चीज का रिपीटेशन, तो उस नॉट डिफाइन का भी क्या होना चाहिए, रिपीटेशन। ऐसे समझो और समझो, जैसे मैं कह रहा हूं कि इसमें मैं ले लूं कि भाई मैं कह रहा हूं कि यार सर देखो ये आप जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो अगर मैं 1 इसका लूं तो जो वैल्यू 1 से 2 में आ रही है वही वैल्यू 2 से 3 में आ रही है। लेकिन अगर 1 पीरियड मैंने ले लिया, इसका मतलब यह है कि वो 1 पीरियड में कहीं से भी उठा लूं, तो जैसे, लेकिन आप समझो अगर मैं -½ से हाफ उठाऊंगा तो -½ से हाफ में ग्राफ अलग होगा, और
हाफ से 3/2 में ग्राफ अलग हो जाएगा। लेकिन यहां अगर मैं कह रहा हूं कि इसका पीरियड पाई है, तो अब आप पाई इंटरवल कोई सा भी उठाओ, आप 0 से पाई उठाओगे तो जो 0 से पाई में वही पाई से 2 पाई में। अगर आप -π/2 से π/2 उठाओगे तो जो ग्राफ -π/2 से π/2 में बनेगा, समझना, जो ग्राफ -π/2 से π/2 में बनेगा वही ग्राफ π/2 से 3π/2 में भी बनेगा, वही ग्राफ π/2 से 3π/2 में भी बनेगा। रिपीटेशन मतलब हर एक चीज का रिपीटेशन, अगर वो नॉट डिफाइन है तो भी उसका रिपीट, तब जाके वो सिमेट्री मेंटेन हो पाएगी आगे तक, है ना। तो एक बच्चा हमारे बीच है, पूछ रहा है 2π क्यों नहीं, क्या 2π क्यों नहीं बेटा? किसके लिए 2π लिख रहे हो? टू पाई किसके लिए लिख रहे हो? पता नहीं कहां गया। अगर इसके लिए लिख रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। अगर हम लिख रहे हैं कि फंडामेंटल पीरियड पाई है, इसका मतलब 2π, 3π, 4π, 6π ये सब इसके क्या है, पीरियड है। ठीक, चलो। अब लेकिन क्या है कि हर फंक्शन का इस तरह लिख के या ग्राफ बना के हम फंक्शन ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम एक नियम बना रहे हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, जिससे हम थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए कि उस फंक्शन का पीरियड क्या हो सकता है। तो लिखें फिर प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखें। प्रॉपर्टी नंबर 1, domain of periodic function must approaches to minimum minus infinite and maximum plus infinite. Domain of periodic function must approaches to minimum minus infinite and maximum plus infinite. Domain of periodic function must approaches to minimum minus infinite and maximum plus infinite. अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो उसकी डोमेन मिनिमम माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा अप्रोच करेगी और मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट पे हमेशा अप्रोच करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे कहा जाए कि y इक्वल्स टू cos रूट x, इस फंक्शन के बारे में पूछा जाए तो इस फंक्शन के बारे में ये कह दूंगा कि ये क्या होगा, नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक होगा, और नॉन पीरियोडिक क्यों होगा, डोमेन नॉट अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट। इसके डोमेन माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं कर रही, और अगर डोमेन माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं कर रही तो ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डोमेन कहीं ना कहीं बाउंडेड है, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट पे नहीं जाती, तो इंटरवल के रिपीटेशन में दिक्कत आनी तय है। तो अगर फंक्शन के डोमेन माइनस इनफाइनाइट या मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं कर रही, तो बिना कुछ कहे, बिना सोल्व करे आप लिख सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। अप्रोच 2, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखो, ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन आर नॉन पीरियोडिक। ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन आर नॉन पीरियोडिक। Always increasing and always decreasing function are non periodic। अगर कोई फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है
या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो फिर वो भी कभी भी पीरियोडिक नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, और रिपीट नहीं करेगा तो फिर पीरियोडिक नहीं हो सकता। तो जैसे मान लीजिए मेरा सवाल है y इक्वल्स टू x माइनस साइन एक्स, x माइनस साइन एक्स, तो ये कौन सा फंक्शन होगा? नॉन पीरियोडिक। ये कौन सा फंक्शन होगा? नॉन पीरियोडिक। अब मेरी बात को समझे, इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो कहां जा रही है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रही है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पीरियोडिक है, समझ रहे हो? अगर फंक्शन की डोमेन माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं करी, प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं करी, तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। ये मतलब जो मैं लिख रहा हूं ये वन साइडेड है, टू साइडेड कहानी नहीं है ये। अगर डोमेन माइनस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं कर रही या प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच नहीं कर रही तो वो पीरियोडिक नहीं होगा, यस। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर डोमेन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रही है तो वो पीरियोडिक फंक्शन है, नॉट नेसेसरी। इस एग्जांपल से दो बातें हम समझ रहे हैं कि डोमेन अगर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जा रही है तो वो पीरियोडिक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हमने नियम ये लिखा है कि अगर डोमेन मिनिमम माइनस इनफाइनाइट पे और मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट पे नहीं गई तो वो पीरियोडिक नहीं होगा, लेकिन जाने पे वो पीरियोडिक होगा ऐसा हमने नहीं लिखा। तो ये फंक्शन क्या है? नॉन पीरियोडिक है। तो डोमेन से डिसाइड नहीं किया, ये हमने किससे डिसाइड किया? dy बाई डी एक्स से। dy बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, 4x इज इक्वल टू आ इंक्रीजिंग है ना। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है इसलिए क्या होगा? पीरियोडिक होगा। हालांकि ये जो फंक्शन है x माइनस साइन एक्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है ना। आप चाहें तो इसका ग्राफ भी दिमाग में रख सकते हैं, सुंदर सा ग्राफ इसका बनता है x माइनस साइन एक्स 0 से पाई में नीचे। ये इस तरह का ग्राफ बनता है इसका, है ना। मतलब इसलिए बनवाया कि सुंदर बनता है थोड़ा सा। पाई 2 पाई माइनस पाई, ये होता है y बराबर x। ऐसे नहीं होता सांप की तरह बस यूं लिपटता हुआ चला जाता है इस पे, है ना। एक्चुअली y बराबर x होना है, जैसे 0 से पाई, तो 0 से पाई में क्या होगा? साइन पॉजिटिव होगा ना, तो ये x से छोटा होगा। फिर पाई से 2 पाई में x के ऊपर आ जाएगा, फिर 2 पाई से 3 पाई में नीचे चला जाएगा, तो इस तरह। तो dy में dx से भी निकाल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालो, पाई में डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड इस तरह आ जाएगा। तो उस dy बाई dx से बना के देख सकते हो। लिख लिया? चलो थर्ड प्रॉपर्टी लिखो। If period of f of x आज शिवरात्रि ना, एक बच्चा लिख रहा है कि वो शिवरात्रि है तो आपने त्रिशूल पे सांप लटका रखा। चलो थर्ड लिखो, थर्ड में लिखो इफ पीरियड ऑफ f of x, if period of f of x is t, if period of f of x is t, अगर f of x का पीरियड कितना है? t. if period of f of x is t, if period of f of x is t, then one of the period of
if period of f of x is t, then one of the period of k into f of ax plus b plus c is t upon mod a. If period of f of x is t, then one of the period of k into f of ax plus b plus c is t upon mod a. is t upon mod a. ये क्या कहती है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको एफ एक्स का वन ऑफ द पीरियड पता है टी, तो फंक्शन में ये चेंज हो जाए के इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका वन ऑफ द पीरियड कितना हो जाएगा? टी अपॉन मोड ए। मतलब अगर एक्स में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो इफेक्ट होगा, अगर एक्स में कुछ प्लस माइनस होगा तो इफेक्ट नहीं होगा, एफ एक्स में कुछ प्लस माइनस होगा तो इफेक्ट नहीं होगा, और एफ एक्स में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो इफेक्ट नहीं होगा। ये चार बातें यहां पे समझ में आनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि एक्स में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, इफेक्ट होगा, एक्स में कुछ प्लस माइनस होगा, इफेक्ट नहीं होगा, फंक्शन में कुछ प्लस प्रोडक्ट डिवीजन होगा, इफेक्ट नहीं होगा, फंक्शन में कुछ प्लस माइनस होगा, इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक्स में कुछ प्रोडक्ट डिवीजन होता है तो उसी का इफेक्ट यहां पे होता है। तीन चार छोटे से सवाल लिखते हैं जिनके पीरियड हम निकालेंगे। जैसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x प्लस 3, y इक्वल्स टू कोसेक 1 माइनस 3x, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट 2x माइनस 1, और फोर्थ y इक्वल्स टू 3 tan पाई x, y इक्वल्स टू 3 tan पाई x। ये कुछ फंक्शन है जिनके हमें क्या निकालने हैं? पीरियड। ये कुछ फंक्शन है जिनके हमें क्या निकालने हैं? पीरियड। और वन ऑफ द पीरियड हम जानते हैं, ये जितने भी लिखे हैं कि अगर हम पहले की बात करें तो साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2। तो इसका वन ऑफ द पीरियड 2 पाई अपॉन 2 पाई, इसका वन ऑफ द पीरियड 2 पाई बाई 3। माइनस नहीं लेना है ना, क्योंकि पीरियड हमेशा क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव, इसलिए मोड लगा दिया है ताकि माइनस हो तो हम उसे क्या कर दें? प्लस कर दें। इसकी बात करें तो 1 इसका होता है 2, 1/2। इसकी बात करें तो पाई अपॉन पाई 1। लिख लिया? क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 2, सॉरी 1 2 3 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में लिखो if period of fx is t, if period of fx is t, if period of fx is t, then one of the period of g of x, then one of the period of g of x, if period of fx is t, then one of the period of g of, बोल रहा हूं, फोग नहीं बोल रहा हूं, GOF लिखना है ना, then one of the period of g of x is also t, then one of the period of g of x is also t। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो वन ऑफ द पीरियड ऑफ गॉफ एक्स इज ऑल्सो टी। मतलब अगर आपको अंदर वाले फंक्शन का पीरियड टी पता है तो कहीं ना कहीं उस पूरे कंपोजिट का भी पीरियड कितना होगा, टी, अगर अंदर वाले का पीरियड पता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर अंदर वाला पीरियोडिक नहीं है तो कंपोजिट पीरियोडिक नहीं होगा, आगे उसको भी सीखेंगे अपन। बट अभी जो मैंने लिखा है उसका मीनिंग है कि अगर अंदर वाले का पीरियड आपको टी पता है तो उस पूरे कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड कितना होगा, टी। इफ पीरियड ऑफ एफ एक्स इज टी देन वन ऑफ द पीरियड ऑफ गॉफ एक्स इज ऑल्सो टी। तो उस पूरे कंपोजिट का भी वन ऑफ द पीरियड कितना होगा, टी। वही सवाल लिखते हैं। मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं जिनके हमें क्या बताने हैं, पीरियड। y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, y इक्वल्स टू साइन फ्रैक्शनल पार्ट x, y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट साइन x, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन x, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन x। अब फिर ध्यान दें, cos x अंदर वाला वन ऑफ द पीरियड 2 पाई, तो इसका भी वन ऑफ द पीरियड 2 पाई। साइन स्क्वायर एक्स 2 पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स का स्क्वायर, और साइन एक्स का स्क्वायर तो अंदर वाले का पीरियड साइन एक्स, साइन एक्स का कितना है, 2 पाई। साइन फ्रैक्शनल पार्ट एक्स 1, अंदर वाला फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होगा, फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स 2 पाई, क्योंकि अंदर वाला क्या होगा, साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स 2 पाई, क्योंकि अंदर साइन एक्स है और बाहर अंडर रूट है। तो कंपोजिट में अंदर ही अंदर वाले फंक्शन का जो पीरियड होगा वही उस पूरे कंपोजिट का क्या होगा, पीरियड। अंदर ही अंदर वाले का जो पीरियड होगा वही उस पूरे कंपोजिट का क्या होगा, पीरियड होगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 5 1 2 3 4 5, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखने जा रहे हैं। इफ पीरियड ऑफ f of x f1x is a by b, f2x is c by d, और f3x is e by f. If period of f1x is a by b, f2x is c by d, f3x, सर लेकिन लास्ट में डोमेन पूरी नहीं है। कहां डोमेन पूरी नहीं है बच्चे, अंडर रूट साइन एक्स लिखा हुआ है, डोमेन होगी साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 तो 0 से पाई में होता है पॉजिटिव, 2 पाई से 3 पाई में होता है 4 पाई से 5 पाई में होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। ऐसे ही साइन एक्स पॉजिटिव कहां पे होता है, माइनस पाई से -2 पाई में होगा, माइनस पाई से -2 पाई में होगा। अरे माइनस पाई से -2 पाई में साइन एक्स पॉजिटिव होगा ना, ग्राफ से देख के बोल रहा हूं। 3 पाई -3 पाई से -4 पाई में होगा, और ऐसे जाते जाते कहां तक चली जाएगी, माइनस इनफाइनाइट।
बीच में कुछ वैल्यू छोड़ेगी तो उससे हमें थोड़ी ना दिक्कत है। हमने तो कहा है डोमेन मस्ट अप्रोचेस टू मिनिमम माइनस इनफाइनाइट एंड मैक्सिमम माइनस इनफाइनाइट। बीच में छोड़ दे उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी जो हमने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिया था उसमें बीच में एन पाई छोड़ रहा था, वो छोड़ो, बीच में छोड़ने से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो छोड़ रहा है वो भी एक पैटर्न से छोड़ रहा है। देखो अंडर रूट साइन एक्स में भी तो पैटर्न से छोड़ेगा, कुछ छोड़ेगा पैटर्न से, बिल्कुल ये है बात। ठीक, चलो तो हम लिख रहे थे इफ पीरियड ऑफ f1 x is a by b, f2 x is c by d and f3 x is e by f, then one of the period of f1 plus minus f2 plus minus f3, या मैं कह दूं f1 plus minus f2 upon f3, या मैं कह दूं f1 f2 f3 एक्सेट्रा is equals to LCM of a by b, c by d, e by f equals to LCM of ACE upon SCF of BDF। शॉर्ट में ये क्या कह रहा है, इस कहानी का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ फंक्शंस का पीरियड पता है, अगर आपको कुछ फंक्शंस का पीरियड पता है तो उनके प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन से जो भी फंक्शन बनेगा, उनके प्लस माइनस प्रोडक्ट डिवीजन से जो भी फंक्शन बनेगा उसका वन ऑफ द पीरियड उन सब के पीरियड का एलसीएम होगा। ये कह रहा है कि उसका जो पीरियड होगा वो उन सब के पीरियड का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब उसको ऐसा लगता है कि तुम लोग एलसीएम लेना नहीं जानते, तो उसने लिख दिया कि भाई ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ का एलसीएम कैसे लिया जाता है, ऊपर वालों का एलसीएम अपॉन नीचे वालों का एचसीएफ। तो तुम तो जानते होंगे एलसीएम लेना। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि उन्हें एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना आता है? कमाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इतने सारे लोग गलत फहमी में जी रहे कमाल है यार, बहुत लोग गलत फहमी में जी रहे यार। अब मैंने जब 01 PA1 में हाथ खड़ा किया था एलसीएम लेने के लिए, तो उसमें तो एक ऑनलाइन वाले ने हाथ खड़ा किया था, एक ऑफलाइन वाले ने हाथ खड़ा किया था। तुम लोग टैलेंटेड हो यार, 20-21 जनों ने हाथ खड़ा कर दिया एलसीएम लेना आता है। अच्छा, ऑनलाइन वालों में कितने जनों को एलसीएम लेना आता है, एक बार यस और नो में लिखें। एक बच्चा तो लिख रहा है आजमा के देख लो सर, कमाल है यार। गजब, तुम लोगों को एलसीएम लेना आता है यार, ये तो लिख रखा है, ये ऑनलाइन वाले भी लिखने आता है, कमाल है यार। भाई 01 PA1 वाले ये 01 PA1 वाले हैं, इनको मैंने पूछा ये तुम्हें एलसीएम लेना आता है, तो एक ऑफलाइन वाले ने हाथ खड़ा किया, और नहीं, 2 ऑनलाइन वालों ने हाथ खड़ा किया था और एक ऑफलाइन वालों ने हाथ खड़ा किया। जी हाँ, इसलिए मैंने तुमसे भी पूछा, तो कमाल है। चलो ठीक है फिर, चलो तो भाई सवाल करते हैं फिर, और क्या, आ जाओ, इतनी बात है तो चलो। तो फिर तो हमें जो भी फंक्शन होंगे उन सबका क्या लेना है, एलसीएम, और बस आंसर आ जाएगा। चलो तो फिर कुछ फंक्शन लिखता हूं चलो, y इक्वल्स टू sin 2x प्लस कॉस एक्स। क्या तो तुम लोग स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट है। हाँ,
हाँ, कुछ लोग भूल गए। नहीं नहीं, कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में ये सिद्ध हो जाएगा कि तुम में से किसी को भी नहीं आता। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत नहीं। चलो, हाँ, तो ये कुछ फंक्शन लिखे हैं जिनका हमें क्या लेना है। तो इसका जो पेड होगा वो का एलसीएम ऑफ एक का कितना है 2 पाई और 2 पाई बाई 2 है ना, तो एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई ये होगा, एक का पाई हो जाएगा और एक का कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, एक का 2 पाई और पाई। तो बताओ फिर 2 पाई और पाई का एलसीएम कितना होता है भाई, तुम्हें तो आता है। पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 पाई। ये फ्रैक्शनल पार्ट 3x अपॉन पाई। चलो ठीक है, दूसरे वाले का देखते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई बाई 3, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई बाई 3। अब कुछ लोगों को धीरे धीरे महसूस होने लग गया कि हाँ थोड़ा कम आता है। अरे 2 पाई होगा भाई, 2 पाई होगा, है ना, 2 पाई होगा। हाँ, चलो इसका करते हैं। एलसीएम ऑफ 4 है, देखो पहले वाले का हो जाएगा 2 पाई बाई 6, दूसरे वाले का हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तीसरे वाले फंक्शन का 2 पाई बाई 6, चौथे वाले फंक्शन का 2 पाई बाई 3। टू पाई बाई 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का क्या लेंगे एचसीएफ, तो नीचे वालों का एचसीएफ 3, ऊपर वालों का एलसीएम 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इसमें देखते हैं, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम ऑफ, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 बाई 5, 2 पाई बाई 3 बाई 7, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2 बाई 3, और इसका हो जाएगा 1/3 बाई पाई। इसका तो कुछ होगा ही नहीं, आर प्लस है, इसमें कोई दिक्कत। चलो इनका एलसीएम लो। लो एलसीएम लो, अपने अपनी कॉपी में लो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। 3x बाई पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x बाई पाई लिखा हुआ है 4th नंबर पे जो फंक्शन है। ऑनलाइन में एक बच्चा लिख रहा है 5 पाई, एक बच्चा लिख रहा है 70 पाई। अलग अलग आंसर है, एक बच्चा तो पाई भी लिख रहा है। एक बच्चा 3 पाई भी लिख रहा है।
एक बच्चा 70 पाई भी लिख रहा है, एक बच्चा 35 पाई भी लिख रहा है, एक बच्चा 210 पाई भी लिख रहा है। इसका मतलब कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। 105, एक बच्चा 105 पाई भी बता रहा है। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है 210 पाई। तो 210 पाई लिख लें, और जिनका 210 नहीं आ रहा वो तो ये मान लें कि उनको एलसीएम लेना नहीं आता है। अब कितने बच्चे जिनको लगता है एलसीएम लेना आता है, वही लोग हाथ खड़ा करें जिनके 210 आ गया था। अच्छा, अब ऑफलाइन में 4 बच्चे बचे, 1 2 3 4, अच्छा 5, ठीक है। ऑनलाइन में कितने बच्चे जो अब भी ये मानते हैं कि उन्हें एलसीएम लेना आता है? अच्छा ठीक है, ऑफलाइन में 6 बच्चे हैं, 21 में से 6 हमारे पास रह गए हैं जो अभी भी ये मान बैठे हैं कि उन्हें एलसीएम लेना आता है। ऑनलाइन में एक हर्ष अग्रवाल है जो अभी भी यस कर रहा है, एक शौर्य है जो अभी भी यस कर रहा है, एक प्रियांशु है, एक ये निपुण नाम का है। अच्छा अच्छा, देखो ऑनलाइन में क्या है, जिन बच्चों ने आंसर गलत लिखा था वो भी ये कह रहे हैं कि यस। ये कैसे हुआ? अरे भाई थोड़ी बहुत तो ईमानदारी रखो, घर बैठे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ईमानदारी नहीं रखोगे। जिसने आंसर 35 पाई लिखा वो भी कह रहा है मुझे आता है। अब आने से थोड़ी ना कुछ होता है बेटा, है ना? तो ऐसे थोड़ी बहुत ईमानदारी भी रखें। जैसे अभी अनिरुद्ध है, इसके 70 पाई एलसीएम आ रहा था और ये कह रहा है मुझे आता है। कमाल है यार, ऐसे बेईमानी मत करो यार। हाँ, थोड़ा ईमानदारी बरतो, ऐसे क्या करते हो? तो यस तो अब वही लोग लिखे जो अभी पहले राउंड में हट चुके हैं। जिन्होंने पहले राउंड में पास हो गया वही आता है यस लिखे, बाकी क्यों लिख रहे हैं? चलो हो गया, आ गया सबका। चलो एक और कर लेते हैं छोटा सा। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? t एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1 कितना हो जाएगा? 2 पाई। अब लेकिन देखो इंटरेस्टिंग बात एक और बाकी है अभी यहाँ पे, और इंटरेस्टिंग बात क्या बाकी है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने 3 4 5 पढ़ी है, इनसे जो पीरियड निकलेगा वो फंडामेंटल पीरियड हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये लिखो पहले पांचों, फिर एक लाइन लिखो जो मैं पांचों लिख लो पहले। y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 1 इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक, अच्छा अब एक लाइन लिखो स्टार बना के। period which can be determined by use of property number 345, period which can be determined by use of property number 345, period which can be determined by use of property number 3, 4 and 5 is fundamental period. Period which can be determined by use of property number 3, 4 and 5 is fundamental period is not necessary. ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 और 5 हमने लिखी है, इनसे जो हमें पीरियड मिलेगा वो फंडामेंटल पीरियड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो जब हमने देखो पहली दो प्रॉपर्टी तो कहीं ना कहीं हमें ये बताती है क्या कि पीरियोडिक होना नहीं होना बताएगी, और ये जो 3, 4, 5 है ये कहीं ना कहीं फंक्शन का एक पीरियड निकालेगी। तो हमने जब प्रॉपर्टी लिखी थी तब ये वर्ड भी लिखा था वन ऑफ द पीरियड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये उस फंक्शन का क्या देगी हमें? वन ऑफ द पीरियड देगी, लेकिन वो वन ऑफ द पीरियड फंडामेंटल पीरियड हो इसकी कोई गारंटी नहीं है।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे। फिर तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसके बाद मैं एक बार पूछ लेना चाहता हूं ऑनलाइन में कुछ बच्चों से, शौर्य, विकास, अनिरुद्ध, निपुण, प्रियांशु, हर्ष, ये लोग कुछ कहना चाहते हैं क्या? क्या? नहीं, मतलब मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कुछ कहना चाह रहे हो। फिर क्या हो रहा है, ऑनलाइन वाले बाद में पलट जाते हैं ना, इसलिए एक बार कंफर्मेशन ले रहा हूँ इनसे। ये कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? एक बच्चा शौर्य लिख रहा है, सर मस्त तो पढ़ा रहे हो, क्या बोले सर, कुछ बचा ही नहीं। प्रियांशु लिख रहा है कुछ बचा ही नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है। एक और बच्चे ने मैसेज कर, मैं एक्चुअली कंफर्म इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चे बाद में, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या बोलना है आप बताइए, ये टैलेंटेड बच्चा है। मैं ये कह रहा था, अच्छा यहाँ जो है उनमें से तो कोई कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैंने 01 PA1 वालों से पूछा था कि भाई उन्हें एलसीएम आता नहीं आता, तो उसमें से 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, है ना, एक ऑफलाइन में 2 ऑनलाइन में। वो 3 बच्चों ने हाथ इसलिए खड़ा किया था क्योंकि वो 3 बच्चे में जो थे वो 11th में मुझसे नहीं पढ़े थे, और बाकी से जो सारे बच्चे थे ना वो मुझसे पढ़े हुए थे, इसलिए जब मैंने पूछा तो उन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया। तो उन्होंने हाथ ही खड़ा नहीं किया। यह है बात, हाँ, तो उन्होंने हाथ ही नहीं करे, और तुमने इतने सारों ने हाथ इसलिए खड़ा कर दिया क्योंकि तुम में से कोई 11th में मुझसे पढ़ा हुआ नहीं है, और जो मुझसे पढ़े हुए नहीं होते ना वो गलत फहमी का शिकार होते हैं, और जो मुझसे पढ़ चुके होते हैं उनकी आंखें खुल चुकी होती है और उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है। और जिन लोगों को सत्य का ज्ञान हो जाता है वो इस तरह बस आराम से रहते हैं फिर, है ना। हाँ, तो बात ये है कि ये जो सवाल लिखा हुआ है ना इस पे स्टार लगा ले, ये जो सवाल लिखा हुआ है इस पे स्टार लगा ले, और स्टार लगाने के बाद इसको नॉट डिफाइन लिख लें, क्योंकि ये 7वीं की किताब में लिखा हुआ है कि एलसीएम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। ये 7th की क्लास किताब में लिखा हुआ है, जहां पे एलसीएम पढ़ाया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी में लिखाया जाता है कि एलसीएम ऑफ ए रैशनल and irrational number is not defined, and it is a irrational number and this is rational number, therefore LCM is not defined. ठीक है, तो कोई पलट नहीं सकता है क्योंकि मैंने सबसे पूछ लिया कि कोई कुछ कहना चाहता है, तो कोई कुछ नहीं कहना सकता, तो आप पलट नहीं सकते हो। तो इसमें मेरा क्या काम, मैं फ्लो में चलता रहूंगा तो मेरे पीछे पीछे रहोगे, मैं कूदूंगा तो तुम कूद जाओगे क्या? कूदते हो तो तुम्हारी मूर्खता है। तो वो यही तो बात जानते थे, इसीलिए तो बेचारों उन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था कि उनको पता था उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया तो मैं ये साबित करूंगा ही करूंगा कि नहीं आता है। मैंने कब कहा, मैंने कभी नहीं कहा गुरु पे अंधविश्वास करना चाहिए, ना ही सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ बाप पे करना चाहिए, मैंने कब कहा गुरु पे अंधविश्वास करना चाहिए? मैं तो हमेशा कहता हूँ सिवाय माँ बाप के किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा गुरु पे विश्वास करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास किसी पे भी मत करो। तो क्लियर है सबको? एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं होता है। 2 इरेशनल नंबर का होता है हाँ, 2 रैशनल नंबर का होता है हाँ।
तो स्टार लगा ले और लिख ले इस चीज को कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन नहीं होता। चलो अब हम सीख रहे थे कि भाई ये जो सारी प्रॉपर्टी है उनसे जो पीरियड निकलता है वो क्या होता है, वन ऑफ द पीरियड होता है, और ये वन ऑफ द पीरियड फंडामेंटल पीरियड हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, है ना। फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला सवाल लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन कॉस एक्स। दूसरा सवाल लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। और तीसरा सवाल लिखते हैं y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। y इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब ये फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालेंगे ये अपन सीखेंगे कल अगली क्लास में। अब अगली क्लास में सीखेंगे, आज थोड़ी नहीं सीखेंगे, टाइम लगेगा इसमें, ये तीनों सवाल मुझे करने पड़ेंगे। तो ये फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं ये अगली क्लास में बताऊंगा। अब होमवर्क में लिख लो क्या करके आना है। एक बच्चा लिख रहा है सस्पेंस पे छोड़ दिया सर। और क्या, सस्पेंस पे ही छोड़ना पड़ता है तभी जाके मजा आता है। चलो तो होमवर्क में लिख लो फिर क्या करके आओगे। डीपीपी कितनी कर ली अपन ने, 6 कर ली। तो एक तो डीपीपी नंबर 7 ले लो, डीपीपी नंबर 7, और शीट में ले लो, शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में ले लें। पार्ट 1 सेकेंड में तो लगभग अपन ने सेक्शन ई तक ले लिया। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में आ जाओ। ये अपन ने कर ही लिया। पार्ट 3 में अपन ने डी कर लिया था क्या, तो एक ही सवाल बचा इसमें भी। फिर नहीं, एफ में अभी पीरियोडिक अपन ने नहीं पढ़ाना है। तो एक तो डीपीपी नंबर 7 तो ले ली ना, तो 1 पार्ट 3 में 1 पार्ट सेकेंड में कहां तक कर लिया अपन ने, नहीं 2 पार्ट सेकेंड में। चलो आज कुछ बस यही है होमवर्क में, एक डीपीपी है ना। डीपीपी रखते हैं बस, एक डीपीपी नंबर 7 है ना। बाकी जो तुम्हारा पुराना होगा तो डीपीपी नंबर 7 ही है होमवर्क में।